मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हमारा चैप्टर है प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। तो हम बात करेंगे कि रिटर्न जो फाइल करते हैं डिफरेंट असेसेस डिफरेंट पर्सनस, उसका क्या तरीका है, क्या उसकी ड्यू डेट्स हैं और किस असेसी के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा रिटर्न फिल करने का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वॉलंटरी रिटर्न ऑफ इनकम की, यानी स्वैच्छिक जो रिटर्न ऑफ इनकम भरी जाती है, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज। अब वॉलंटरी रिटर्न भरने के लिए एक तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि असेसी कौन कौन है, राइट। जैसे कंपनी हो सकती है, फर्म है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, राइट, कोई भी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन है। तो जो भी असेसी होगा उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि रिटर्न उसको किस कंडीशन में फिल करनी है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगी रिटर्न बाय एन इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एन आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, यानी कोई भी कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति या इसके अलावा कोई भी इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी, बीओआई है। सबका अपना अपना एक रूल होगा बेटा फिक्स, तो हमें उसके हिसाब से ही चलना है। यहाँ देखो आप डिफरेंट कैटेगरीज बना रखी है, जैसे कंपनी की अलग है, कुछ और पर्सन्स की अलग है, तो हमें ये देखना है कि हम कौन सी कैटेगरी में लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। एक इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, एओपी, बीओआई, एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, या कोई भी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। अब इनके बारे में क्या कहना है, इनके बारे में ये बात है कि अगर इनकी इनकम, इनमें से किसी भी असेसी की इनकम किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, मैक्सिमम जो लिमिट है उनकी, जैसे अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल की, और इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन हु इज़ अंडर द एज ऑफ 60 ईयर्स, जो 60 ईयर से नीचे का है, तो उसके लिए हमें याद है कि हम किस तरीके से टैक्स कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल रेट से टैक्स कैलकुलेट करते हैं ना। तो वहाँ पर आपको ये देखना है कि वो जो 2.5 लाख रुपए का जो एक लिमिट है, अगर एक इंडिविजुअल की 2.5 लाख रुपए की लिमिट क्रॉस कर रही है, ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, क्रॉस कर रही है इफ़ द इनकम विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 80C से 80U, 80C से 80U तक की डिडक्शन माइनस करने से पहले बता रहा है वो, इफ़ द इनकम विदाउट गिविंग, यानी कि इसका मतलब तो ये ग्रॉस इनकम की बात कर रहा है ना, ठीक है। अगर ये अपनी ग्रॉस टोटल इनकम की बात कर रहा है, तो ग्रॉस टोटल इनकम अगर उसकी मैक्सिमम लिमिट से ऊपर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर वो ऊपर है, मान लीजिए वो 5 लाख है, हमारी मैक्सिमम लिमिट तो 2.5 लाख है ना, 2.5 लाख तक हमारा टैक्स नहीं लगता, उसके बाद हमारे को टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो 80C से 80U तक की डिडक्शन लेस करने से पहले अगर आपकी इनकम आपके 2.5 लाख है या 3 लाख है या 5 लाख है, जो भी केसेस होते हैं इंडिविजुअल के केस में, जो हमारा सीनियर सिटीज़न और सुपर सिटीज़न और नॉर्मल केस में हम बात करते हैं, और एचयूएफ और एओपी और बीओआई के केस में तो हम वही लेते हैं नॉर्मल अपना 2.5 लाख ही लेते हैं, उसमें 3 लाख और वो उसका कोई सीन नहीं बनता। तो अगर हमारी इनकम एग्जीड कर रही है मैक्सिमम लिमिट से, मैक्सिमम टैक्सेबल लिमिट से, जो 80C से 80U तक की डिडक्शन माइनस करने से पहले की है, ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, रिटर्न भरना होगा वॉलंटरी, ठीक है। लेकिन वो रिटर्न भरने का टाइम होता है, आपको एक टाइम दिया जाएगा, वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। रिटर्न जो फाइल करनी है, या तो आपको ड्यू डेट पे करनी है या ड्यू डेट से पहले करनी है, तो कोशिश यही करनी चाहिए हमें ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल कर दें, ड्यू डेट से पहले ही कर देनी चाहिए, ताकि ड्यू डेट पर हम पर उतना स्ट्रेस या उतना प्रेशर ना आए। सेक्शन आप ध्यान रखना 139(1) सेक्शन 1 है, ठीक है भैया। अब बात करते हैं नंबर 2 पे, रिटर्न बाय ए कंपनी और अ फर्म। कंपनी या फर्म को कोई भी ऐसी छूट नहीं मिलेगी, छूट किस सेंस में कि मैक्सिमम, क्योंकि इनके केस में मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट कोई होती ही नहीं है, इनको तो टैक्स देना ही देना है, ठीक है ना। तो इसीलिए इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है कि आपकी जो है पर्टिकुलर इनकम मैक्सिमम मार्जिनल लिमिट से ज़्यादा है तो करो, ऐसा नहीं होगा। वो यहाँ सिर्फ नंबर 1 के केस में होगा। नंबर 2 के केस में अगर कंपनी है या फर्म है तो आपको रिटर्न भरनी ही भरनी है, चाहे आपको इनकम हो रही हो या लॉस भी हो रहा हो।
यहाँ पे तो इनकम होगी तो भरेंगे, और वो भी एक लिमिट से ज़्यादा होगी तो भरेंगे। यहाँ पर इनकम होगी या लॉस होगा, कोई भी केस हो, आपको हर सिचुएशन में हर प्रीवियस ईयर की इनकम के लिए क्या करना है, एक इनकम टैक्स रिटर्न फिल करनी है, वही ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट तक। ओके। नंबर 3 पे आता है रिटर्न बाय ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सन हैविंग एसेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, अब देखो ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सन आ रहे हैं, कुछ पर्सन्स का जिक्र तो मैंने यहाँ पे भी किया था, ये भी तो पर्सन ही है ना, और कहीं रेजिडेंस का कोई सीन नहीं था, तो रेजिडेंट तो इसमें भी हो सकते हैं, पर इसने क्लियर कट बोला है, एक तो रेजिडेंट होना चाहिए ऑर्डिनरी, और दूसरा उसकी कुछ एसेट्स होनी चाहिए इंडिया के बाहर। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी इंडिया के बाहर कुछ ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्वमेंट है, कोई एसेट्स हैं, किसी चीज़ का वो बेनिफिशियल ऑनर है, ठीक है, मैं अभी बताती हूँ एक एक करके वो चीज़ें, तो उस केस में उसको रिटर्न जो है वही अपना फिल करना ही करना है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। पहले मैं बता देती हूँ कि क्या सीन है, वो जो ट्रांजैक्शन की हम बात कर रहे हैं वो क्या क्या है। देखो क्लियर कट बता रहा है, एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सन हु इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न अदरवाइज। अगर वो ऑर्डिनरी पर्सन यहाँ से मैं ले लूँ जिसकी मैक्सिमम लिमिट 2.5 लाख से ऊपर उसकी इनकम ही नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू पॉइंट 1 उसको तो टैक्स इन रिटर्न भरने की ज़रूरत ही नहीं ना। लेकिन अगर वही पर्सन यहाँ पर आ जाता है, इस कैटेगरी में आ जाता है, इन दैट केस हमें ये देखना है कि अगर नॉर्मल पर्सन होता और उसका कोई बाहर कोई इन्वॉल्वमेंट ना होता है इंडिया के बाहर, तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर तो उसको रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं थी ना, क्योंकि पहले बोल रहा है कि अगर लिमिट से ऊपर इनकम होगी तो भरनी है, वरना नहीं भरनी है, तो वो तो ठीक है, होती तो भर देते, अदरवाइज़ नहीं भरते। लेकिन मान लीजिए कि प्रीवियस ईयर में, अब ये देखिए ABC पॉइंट्स हैं, यहाँ पे ध्यान करना। ए का मतलब होल्ड करता है एज ए बेनिफिशियल ऑनर, किसी चीज़ का ऑनर है, किस चीज़ का ऑनर है, बेनिफिशियल ऑनर भी हो सकता है, वैसे भी ऑनर हो सकता है किसी एसेट का, एनी एसेट का। कहाँ है वो एसेट? इंडिया के बाहर लोकेटेड है, इंडिया के बाहर लोकेटेड है, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी। किसी भी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी एसेट में उसका कुछ इंटरेस्ट है, उसका कुछ बेनिफिशियल ऑनर है, वो राइट बेनिफिशियल भी हो सकता है, नॉर्मल ऑनर भी हो सकता है। ऑब्वियसली ऑनर है तो कोई ना कोई उसका बेनिफिट रहेगा, ठीक है। और वो एसेट जो है इंडिया के बाहर लोकेटेड होनी चाहिए। क्लियर हो गई ये बात? लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, ये पॉइंट नंबर ए हो गया क्लियर आपका। दूसरा पॉइंट, और हैज़ साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर उसका बाहर किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई भी कहीं पे भी वो साइनिंग अथॉरिटी है, मतलब कहीं वो साइन करने के लिए ऑथोराइज है, किसी भी अकाउंट, कोई भी अकाउंट बैंक में जैसे अकाउंट होता है हमारा, इंडिया के बाहर कोई अकाउंट है जिसमें वो साइनिंग अथॉरिटी के तौर पर वो मतलब वो अपने साइन करता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट है, उसका कोई इंटरेस्ट है, तभी तो वो साइनिंग। आप अकाउंट के होल्डर हो तो साइन तो आप ही कर पाओगे ना, कोई और तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप अकाउंट होल्डर हो इसलिए, इसका मतलब आप उसके ऑनर हो, ठीक है। तो अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अकाउंट जो भी अकाउंट इंडिया के बाहर का होगा उसके अगर आप साइनिंग अथॉरिटी हो या किसी भी एसेट के आप बेनिफिशियल ऑनर हो। ये बात क्लियर हो गई। तीसरी बात कह रहा है, अ बेनिफिशरी ऑफ एन एसेट, किसी भी एसेट में आपका कुछ बेनिफिट है, इंक्लूडिंग वही चीज़ सेम, एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट, कोई भी इंडिया के बाहर कोई एंटिटी है उसके अंदर कोई आपका इंटरेस्ट है, लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो तीन चार चीज़ें क्लियर कर लीजिए। एक तो ये, इंडिया के बाहर कोई भी एसेट है उसका आप ऑनर हो सकते हैं, उसमें कोई बेनिफिट हो सकता है। बाहर की किसी एसेट में आप उसमें उसका कोई बेनिफिट आपको मिल सकता है। आप किसी भी बाहर के अकाउंट में साइनिंग अथॉरिटी हो सकते हो। अगर ऐसा कोई सीन बनता है तो क्या करना है, देन यू विल हैव टू फर्निश द रिटर्न ऑन और बिफोर ड्यू डेट्स। एक रिटर्न आपको भरनी है उन इनकम्स की जो आपको मिल रही हैं। अब इनकम भी मिल सकती है, लॉस भी मिल सकता है। जहाँ पर लॉस है ना बेटा, लॉस के केस में भी रिटर्न भरना है। इनकम है तो इनकम के केस में भरना है, मतलब कहने का कि मैंडेटरी है, इसको भरना ही भरना है।
अगर यही पर्सन फर्स्ट कैटेगरी में ही आता, यहाँ आता ही नहीं, तो वहाँ मैं ये देखती कि 2.5 लाख से ऊपर इनकम है तो देखेंगे, भरेंगे, नहीं तो नहीं भरेंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम ये हो गई कि उसका इंडिया के बाहर कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट था, जैसे एसेट में इंटरेस्ट था, किसी अकाउंट का साइनिंग अथॉरिटी था, किसी फाइनेंशियल इंटरेस्ट था उसका किसी एंटिटी में, किसी इंस्टीट्यूशन में, कहीं ना कहने का मतलब होता है अगर इस तरीके के कोई सीन है, देन आपको चाहे इनकम कितनी भी हो, आपको इन रिटर्न फिल करनी ही करनी है, मैंडेटरी है फिर तो आपके लिए, ठीक है। 4th पॉइंट पे आ जाते हैं, रिटर्न ऑन बिहाफ ऑफ अ चैरिटेबल ट्रस्ट। अब चैरिटेबल ट्रस्ट कौन होते हैं? जो चैरिटी में लगे हुए हैं, ठीक है। तो आपकी चैरिटेबल इनकम जो ट्रस्ट है उसकी इनकम, टोटल इनकम, अब यहाँ पे है कि अगर आपकी एग्जेम्प्टेड इनकम विदाउट डिडक्टिंग एग्जेम्प्टेड इनकम अंडर सेक्शन 11-12, तो जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं उसके ऊपर सेक्शन 11 और 12 अप्लाई होता है और उसके अंतर्गत इन्हें कुछ एग्जेम्पशन मिलती है। लेकिन एग्जेम्पशन से पहले की इनकम, जैसे यहाँ पे हमने देखा ना, एग्जेम्पशन से पहले की इनकम हमने चेक की, एग्जेम्पशन कौन सी? ATC से ATU। यहाँ उनकी एग्जेम्पशन सेक्शन 11 और 12 की है। तो एग्जेम्पशन से पहले की कोई इनकम है अगर, ठीक है, तो उस इनकम को अगर वो इनकम अगर उनकी नॉन टैक्सेबल, वही लिमिट जैसे वहाँ ऊपर लिमिट थी ऐसे यहाँ लिमिट है, तो उनकी लिमिट से अगर क्रॉस करती है देन आपको रिटर्न भरनी है, अदरवाइज आपको नहीं भरनी है। तो यहाँ जहाँ पे वो कह देना कि मैक्सिमम लिमिट से क्रॉस करती है, इसका मतलब ऑप्शन है मैक्सिमम लिमिट से क्रॉस करेगी तो भरेंगे, वरना नहीं भरेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 और 4 में सेम चीज़ें हो गई ना, ठीक है। वहाँ पर बस पर्सन दूसरे हैं और यहाँ पर चैरिटेबल ट्रस्ट है, वहाँ पर डिडक्शन ATC से ATU है, यहाँ पे आपको एग्जेम्पशन मिलती है 11 और 12 की, ठीक है। फिर आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 में, ये भी सेम ही रहेगा, बस नाम का फ़र्क है। ये पॉलिटिकल पार्टी हो गया है, वो चैरिटेबल ट्रस्ट था। यहाँ चैरिटेबल ट्रस्ट में 11 और 12 थे, यहाँ सेक्शन जो है हमारा 13A है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी कुछ एग्जेम्पशन मिलती हैं सेक्शन 13A में, ठीक है। उन एग्जेम्पशन से पहले अगर उसकी इनकम मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस नहीं करती है तो नहीं भरना है इनकम, और अगर करती है तो रिटर्न आपको भरनी है अगर आपकी इनकम एक लिमिट से ऊपर जाती है। लेकिन भरता कौन है यहाँ पे? एक उनका ऑथराइज पर्सन होता है, उसको बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टी में तो बहुत सारे मेंबर्स होंगे ना, बहुत सारे लोग होंगे, तो किसी न किसी एक पर्सन की तो ड्यूटी लगाएंगे ना इस तरह के काम करने की। तो इसलिए जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसकी ये ड्यूटी होती है कि वो इस तरीके का सीन चेक करेगा कि ऐसा कुछ है क्या हमारी जो टोटल ग्रॉस टोटल इनकम है, एग्जेम्पशन से पहले की जो इनकम है वो मैक्सिमम मार्जिनल लिमिट से ऊपर, मैक्सिमम लिमिट से ऊपर तो नहीं जा रही ना, ठीक है। अगर ऊपर जा रही है तो हम भर देंगे, अदरवाइज हम नहीं भरेंगे। तो फर्स्ट 4 और 5 में ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हो गई, बस सेक्शन अलग है, एग्जेम्पशन अलग है। 6 में आ जाइए, रिटर्न बाय अदर पर्सन्स। अभी इतने सारे पर्सन्स हमने देखे हैं ना, इनके अलावा भी अगर कोई और पर्सन बचा है, मान ले कोई भी ऐसा निकल कर बाहर आता है, उस केस में भी आपने ये देखना है कि उस पर्सन पर क्या रूल्स लागू होते हैं, जो भी पर्सन आएगा आगे, और उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है। अगर वो मैक्सिमम लिमिट से ऊपर जा रहा है देन आपको उसकी रिटर्न देखनी है कि वो भर रहा है या नहीं भर रहा, राइट। और अगर वो रिटर्न नहीं भर रहा है तो ऑब्वियसली ये देखो, जब हम रिटर्न हमें भरनी होती है और हम नहीं भरते तो हमें बाकायदा पेनल्टी देनी पड़ती है। ये आप पेनल्टी के चैप्टर में भी एक बार देख चुके हैं। तो कोई भी ऐसा पर्सन अदर देन दीज पर्सन्स, अगर मैक्सिमम लिमिट के ऊपर उसकी इनकम जा रही है, ठीक है, तो उसको रिटर्न भरना होगा। रिटर्न भरने की एक पर्टिकुलर डेट होती है, उस डेट पर या उस डेट से पहले आप भर सकते हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 में आ जाइए, पर्सन क्लेमिंग एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन अंडर सेक्शन दिस। ये बहुत सारे सेक्शन हैं। अब आप सोचोगे इतने सारे सेक्शन मुझे याद करने पड़ेंगे, डेफिनेटली कुछ चीज़ें तो लर्न करनी होंगी, लेकिन ये सेक्शन आप ऑलरेडी कैपिटल गेन में पढ़ चुके हैं। जब कैपिटल गेन कैलकुलेट करना हमने सीखा था तो वहाँ हमने बहुत सारे सेक्शन चेक किए थे, वो एग्जेम्पशन के सेक्शन थे। आपको शायद ध्यान हो, मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट बता देती हूँ, आपको याद आ जाएगा
कि मान लीजिए अगर आपका कोई रेजिडेंशियल हाउस है और रेजिडेंशियल हाउस बेचकर आप उसका उससे जो अगर कोई जो भी कैपिटल गेन होता है, अगर उस कैपिटल गेन का इस्तेमाल आप नए रेजिडेंशियल हाउस को परचेज़ करने में इन्वेस्ट करते हो तो आपको वो पुराना कैपिटल गेन टैक्स फ्री हो जाएगा। ये मैं थोड़ा सा आपको याद दिला रही हूँ। इस तरीके की बहुत सारी डिडक्शन थी, ठीक है। और 54 से स्टार्ट है, 54 फी, 54 बी, डी, ई, सी, एफ, जी, जी, ए, जी, बी। और आपको दोबारा से एक बार देखना हो तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, उस चैप्टर को देख सकते हैं। तो अगर कोई भी पर्सन कैपिटल गेन अर्न कर रहा है एंड उसको ये एग्जम्पशन भी मिल रही है, मतलब वो क्लेम कर रहा है, तो उसको भी रिटर्न भरनी है बिफोर द ड्यू डेट। मतलब मैंडेटरी हो गई ये, तो ठीक हो गया ना कि अगर वो कोई भी क्लेम कर रहा है ना इन सेक्शन में से, यानी उसको वो एग्जम्पशन मिल रही है ना, तो इसका मतलब उसकी इनकम कहीं ना कहीं तो है, डेफिनेटली कैपिटल गेन तो हुआ है ना, और वो क्लेम भी ले रहा है, तो इसका मतलब उसको रिटर्न भरनी कंपलसरी है। लेकिन हम बोलेंगे यहाँ वॉलंट्री रिटर्न है, इसका नाम वॉलंट्री रिटर्न है, यहाँ कंपलसरी वर्ड नहीं यूज़ करें, कंपलसरी का सीन अलग होएगा। आप इसको कंपलसरी वर्ड नहीं बोलेंगे, बस एक ये कह सकते हैं कि हाँ इनको फिल करनी है, ही शुड फिल द रिटर्न, उनको भरनी चाहिए एक तरह से, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं भरेंगे तो काम चल जाएगा, नो। यहाँ पर शुड का मतलब ऑप्शन नहीं है उनके पास, कोई ये नहीं है कि आपकी मर्ज़ी है, जब आपको रूल बता दिए तो आपको भरना ही भरना है, ठीक है। 8th में आ जाएंगे, द फॉलोइंग पर्सन शेल ऑल्सो फर्निश द रिटर्न मैंडेटरीली। अब देखो यहाँ मैंडेटरी कर दिया, वैसे ऊपर बता रहा है वॉलंट्री है जी, लेकिन यहाँ बोल रहे जी नहीं कुछ केसेस में तो मैंडेटरी है। अब देख लिया, बहुत सारे केसेस तो हमने देख ही लिए जहाँ मैंडेटरी था, ठीक है ना। जैसे नंबर 1, अभी यहाँ पे जो 2-3 पॉइंट्स मैं बताने वाली हूँ, उन पॉइंट्स में आप चेक करोगे कि अगर हमने ये काम किया है तो हम रिटर्न भरेंगे, अगर हमने ये यहाँ पर गए हैं तो हम रिटर्न भरेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैंने अपने बैंक में सेविंग अकाउंट में 1 करोड़ या इससे ज़्यादा 1 और मोर करंट अकाउंट्स मेंटेन्ड विद अ बैंकिंग कंपनी, ठीक है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में या बैंक्स में, राइट, मैं 1 करोड़ या इससे ज़्यादा का डिपॉजिट कराती हूँ से करंट अकाउंट में, ओके, तो मुझे रिटर्न भरनी ही भरनी है, मैंडेटरी है मेरे लिए, ठीक हो गया। पहला केस क्लियर हो गया। दूसरे केस पे आ जाते हैं। अगर जी वो फ़ॉरेन गया है, ठीक है, कहीं विदेश घूमने गया है, ओके, उसने खर्च किया है, ऑब्वियसली टिकट का खर्चा है वहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ट्रैवल के ऊपर जो खर्च किया जाता है, फॉरेन कंट्री के ट्रैवल पर जो खर्च किया है, वो खर्च अगर 2 लाख रुपए से एक टाइम में अगर ट्रैवल किया, मान लीजिए 2 लाख रुपए से ऊपर चला गया, या टोटल भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। एग्रीगेट बोला ना उसने, या तो एक बार आप गए हो या कई बार गए हो और सबका मिलाकर 2 लाख हो गया है, तो 2 लाख से ऊपर खर्च होते ही आपको रिटर्न भरनी मैंडेटरी हो जाएगी, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या कह रहा है, अगर आपने खर्च किया है, कहाँ पर किया है, या तो एक बार में ही किया है या बहुत सारे अमाउंट्स इकट्ठे किए हैं, मतलब सबको टोटल कर दिया ना, तो कितना से अमाउंट है, वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा कहाँ पर खर्च किए हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करने पे। मान लीजिए आपका बिजली का बिल 1 लाख रुपये से ऊपर आ गया, ऐसा हमारे साथ तो खैर नहीं होता ना, हम लोग तो जो डोमेस्टिक यूज़र्स हैं उनका 1 लाख रुपये का बिल तो ना शायद ही आता हो, हाँ इंडस्ट्री के केस में तो हो सकता है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख से ऊपर आएगा तो भी रिटर्न भरना होगा, ओके। और इसके अलावा और कोई भी कंडीशन जो हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या लॉ जो है हमें बताता है, ठीक है। तो 4 चीज़ें हमने क्लियर कर दी। एक, बैंक अकाउंट में मैंने 1 साल में 1 करोड़ या इससे ज़्यादा करंट अकाउंट में डिपॉजिट कराया है, बैंक भी हो सकता है और कोऑपरेटिव भी हो सकती है सोसाइटी। दूसरी बात, ट्रैवल में फॉरेन टूर में गई हूँ मैं, ट्रैवल किया है मैंने, और मैंने 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च किए हैं, आई थिंक 1 ही था ना, सॉरी 2 लाख था, ठीक है। और तीसरा, और कहाँ खर्च किया है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हुआ है और 1 लाख रुपए से ऊपर आपका कंजम्पशन है, एक इससे ज़्यादा का आपका एक्सपेंडिचर है, 1 लाख या इससे ज़्यादा, ठीक है, मोर देन नहीं है, एक्सीडिंग है भाई सब जगह, तो 1 लाख होगा तो नहीं होगा, एक्सीडिंग होगा, यानी 1 लाख से ऊपर होते ही हो जाएगा, ठीक है, सब जगह एक्सीडिंग है।
एंड लास्ट में वही कोई और कंडीशन जो हमें अकॉर्डिंग टू एक्ट देखनी पड़े, ठीक है। यहाँ तक तो हो गई ये सारी बातें क्लियर। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं वॉलंटरी रिटर्न में कि एक तो इंडिविजुअल HUF AOP के केस में मैक्सिमम लिमिट से ऊपर जाते ही, दूसरा कंपनी और फर्म को तो करना ही करना है, तीसरा जो है ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सन अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व रहा है, उसका कोई एसेट वगैरह में इन्वॉल्वमेंट है, चौथा जो है वो चैरिटेबल ट्रस्ट की बात करते हैं, वो भी मैक्सिमम लिमिट से ऊपर जाएगा तो, और पॉलिटिकल पार्टी का भी मैक्सिमम लिमिट से ऊपर जाएगा तो, और अदर पर्सन्स का भी मैक्सिमम लिमिट से ऊपर जाएगा तो, ठीक है। और कैपिटल गेन में अगर आपने ये कैपिटल गेन लिया है और आपने एग्जेम्पशन ली है, और लास्ट में मैंने आपको ये चीज़ करा दी, ठीक है। अब आज का लास्ट टॉपिक छोटा सा, रिटर्न ऑफ लॉस। रिटर्न ऑफ लॉस का मतलब क्या है? इफ़ एनी पर्सन, मतलब कोई भी पर्सन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला ना इनकम इतनी है तो आप रिटर्न भरेंगे, अगर लॉस आ गया, जैसे अभी मैंने देखा कंपनी फर्म के केस में लॉस भी तो आ गया, रिटर्न तो उन बेचारों को तभी भी भरनी है, ठीक है। अब बेचारे तो क्या है, एक रूल है तो रूल है। यहाँ एक बार और चेक कर लेना क्या कहना चाह रहा है, वो तो हमने क्लियर कर दी सारी बातें। अब ये उन लॉसेस की बात कर रहा है जिनको हमने याद हो आपको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में रीड किया था कि मेरा मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी से कोई लॉस है तो मैं उसको एडजस्ट कर सकती हूँ दूसरे हेड से, और फिर मैं आगे ले जा सकती हूँ, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकती हूँ। सिमिलरली अगर हॉर्स रेसिस से मेरा कोई लॉस है तो मैं उसको एडजस्ट नहीं कर सकती, सिर्फ हॉर्स रेसिस से ही एडजस्ट कर सकती हूँ और उसको 4 साल के लिए आगे ले जा सकती हूँ। ऐसे 5, 6, 7, 8 ऐसे केसेस थे ना, वही केसेस के बारे में ये डिस्कस कर रहा है, ठीक है। क्या केसेस हैं? मान लीजिए आपकी बिज़नेस से इनकम है। बिज़नेस से 2 तरह की इनकम होती है, एक स्पेकुलेटिव बिज़नेस है तो स्पेकुलेटिव लॉस से इनकम होगा, और अगर नॉन स्पेकुलेटिव है जिसे आप नॉर्मल बिज़नेस कह सकते हो, जैसे कपड़े का व्यापार है, गारमेंट्स का है, कॉस्मेटिक्स का है, तो वो हमारा नॉन स्पेकुलेटिव हो गया, ठीक है। तो स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव दोनों तरह के बिज़नेस से जो भी आपका लॉस होता है, अगर आप उसको चाहते हैं कि मैं एडजस्ट कर लूँ किसी और हेड से और कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट करूँ, मतलब कई बार क्या होता है कि सेम ईयर में एडजस्ट करने के लिए आपको कोई टेंशन नहीं होती, वो तो आप कर सकते हो, लेकिन जब आपको कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट करना है ना, यानी कि अगले साल ले जाके उसको एडजस्ट करना है, उसके लिए आपको रिटर्न भरना अनिवार्य है, यानी मैंडेटरी है। तो मान लीजिए अगर मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी से कोई लॉस हो गया और इस साल मेरी और कोई इनकम ही नहीं है, तो वो लॉस ही रह गया ना मेरा, ठीक है। तो लॉस को मैं चाहती हूँ कि भाई आगे आने वाले 8 सालों में मैं उसको एडजस्ट कर पाऊँ, ठीक है। 8 साल मैंने नहीं बनाए हैं, वो रूल कह रहा है। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको वापस याद दिला दूँ कि हम कुछ इनकम्स, कुछ लॉसेस को 8 ईयर्स तक आगे कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, राइट। तो कुछ लॉसेस आपको बताए जाएंगे जिनको आपको कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ करना है, तो आपको रिटर्न भरना होगा। किसका रिटर्न होगा? लॉस हुआ है ना, रिटर्न इनकम तो हुई नहीं है, मुझे लॉस हुआ है तो मैं रिटर्न ऑफ लॉस भरूंगी। जैसे थोड़ी देर पहले तो हम रिटर्न ऑफ इनकम कह रहे थे, लेकिन अब हम रिटर्न ऑफ लॉस कहेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्या क्या है पॉइंट। मैं आपको सिर्फ वो पॉइंट करवा देती हूँ जिसमें नहीं कर सकते, जैसे हाउस प्रॉपर्टी, एक तो हाउस प्रॉपर्टी से कोई भी लॉस हो, दूसरा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अनएब्जॉर्ब, वो डेप्रिसिएशन जो चार्ज नहीं हो पाया उसे अनएब्जॉर्ब कहेंगे। तीसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपने किया साइंटिफिक रिसर्च पे पर पूरा एडजस्ट नहीं हो पाया तो अनएब्जॉर्ब बोलेंगे इसको भी। चौथा जो है अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। ये 4 चीज़ें क्लियर हो गई। फिर से बता रही हूँ, हाउस प्रॉपर्टी से लॉस, डेप्रिसिएशन से अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, फैमिली प्लानिंग से जो अनएब्जॉर्ब हमारा खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और चौथा रिसर्च पर जो हमारा अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इन चारों का कोई लॉस है और इनको आप कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट करना चाहते हो तो आपको कोई भी रिटर्न ऑफ लॉस भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा छोटा था इसलिए मैंने इसको पहले करा दिया ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए, ठीक है। इनके अलावा अगर मान लो मेरा बिज़नेस में कोई लॉस है, मान लो मेरा कैपिटल गेन में कोई लॉस है, मान लीजिए मेरा कोई हॉर्स रेसिस पे कोई लॉस है, ठीक है, मान लो मेरा कोई स्पेसिफिक बिजनेस में कोई लॉस है,
अभी एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में यहाँ नहीं करवा सकती, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी बहुत सारे पहले वीडियोस में करवा चुकी हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप पहले इसको करने से पहले एक बार अपना थोड़ा सा माइंड जो है वो फ्रेश कर लेना और उन वीडियोस को भी देख लेना, उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि अगर मैं यहाँ आपको वो पॉइंट फिर से कराने लग जाऊँगी तो इस चैप्टर का जो मीनिंग है वही ख़त्म हो जाएगा। हमें मेन पॉइंट देखने हैं यहाँ पर, हमने इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देखनी है। डिटेल के लिए आपको वापस उसी चैप्टर पे देखना होगा, ठीक है। तो हम कहाँ थे? स्पेसिफिक बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस, स्पेकुलेटिव बिजनेस, कैपिटल गेन, हॉर्स रेसेस। ये वाले हेड्स जो हैं, इन हेड्स अदर हॉर्स रेसेस मतलब अदर सोर्सेज का जो हेड है, ठीक है। ये वाली जो लॉसेस है, अगर इन लॉसेस को आप आगे ले जाकर कैरी फॉरवर्ड करके सेटअप करना चाहते हो तो आपको इन लॉसेस का रिटर्न भरना होगा ड्यू डेट या उससे पहले। समझ में आ गया? लेकिन हाउस प्रॉपर्टी, फैमिली प्लानिंग और क्या था हमारा रिसर्च पे, साइंटिफिक रिसर्च पे, और इसके अलावा और एक और चीज़ थी हमारा अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, ठीक है। इन चारों के लिए आपको कोई भी रिटर्न ऑफ लॉस भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए जी, लास्ट टॉपिक एक और अभी छोटा सा रह गया है हमारा, ड्यू डेट ऑफ फॉर फाइलिंग रिटर्न। ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब हमें इतनी देर से हम ये बोल रहे हैं ड्यू डेट, क्या ड्यू डेट है? हमें तो ड्यू डेट कोई बता ही नहीं है। तो कोई बात नहीं बताए तो अब भी हम बता देते हैं आपको ड्यू डेट। हर एसएससी की ड्यू डेट जो है ऑब्वियसली फ़िक्स होती है। ऐसे नहीं है कि ड्यू डेट आपको बताई ही नहीं है गई है तो आप भरोगे कैसे? फिर तो आप कभी भी रिटर्न भर दोगे ना, ठीक है। तो एसएससी कौन है पहले वो मैटर करता है। जब तक एसएससी का पता नहीं है तो ड्यू डेट भी हम नहीं बता सकते। चलिए हम बताते हैं एसएससी कौन है। एसएससी कंपनी है। एसएससी एक वो पर्सन है जिसको, जो कंपनी नहीं है, मतलब कंपनी के अलावा जो एसएससी हुआ लेकिन जिसके अकाउंट्स को ऑडिट करवाना ज़रूरी। जैसे फर्म है, फर्म को अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने पड़ते हैं, ठीक है। कंपनी को अपने अकाउंट ऑडिट कंपनी के लिए तो कंपलसरी है ही है, लेकिन उसके अलावा जो एसएससीज हैं जिनको ऑडिट करवाना है, कई बार क्या होता है हमारी इनकम का नेचर ऐसा होता है कि हमें अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाना कंपलसरी है, तो उस केस में हम आ गए। और तीसरा, अगर किसी फर्म का वर्किंग पार्टनर है और उसकी इनकम हुज अकाउंट्स आर टू बी ऑडिटेड, तो उसके अकाउंट्स को अगर ऑडिट कराना ज़रूरी है। कहने का मतलब तो हर वही पर्सन आ गया ना जिसको अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाना कंपलसरी हो गया है। तो उनके लिए जो डेट है दैट इज़ 30 सितंबर, ठीक है। फिर से बता देती हूँ, कंपनी और हर वो पर्सन जिसको अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने कंपलसरी है। तो 30 सितंबर हो गया। दूसरे में आ जाते हैं, 3 डेट्स हैं यहाँ पे, ये ध्यान करना। अब वो एसएससी जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व्ड हैं, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व्ड हैं अंडर सेक्शन 92E है, तो 30 नवंबर है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। उनको अपनी रिपोर्ट सीए से क्या होता है कि जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अगर वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं तो उनको अपनी रिपोर्ट सीए से बनवानी पड़ती है। ऑब्वियसली तो एक तरीके से क्योंकि इंटरनेशनल वर्ड आ गया है। सीए तो यहाँ पे भी था, ये मत सोचना कि सीए है तो इसलिए कर रहे हैं, नहीं, सीए तो यहाँ पे भी था। आप ऑडिट किससे करवाते हैं? आप सीए से ही तो करवाते हो ना। लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी आ गए हैं, इसीलिए आपको 30 नवंबर तक का टाइम दे दिया है, ठीक है। उसका टाइम क्या था? उसका टाइम था 30 सितंबर, लेकिन इनको 2 महीने और दे दिए, अक्टूबर भी दे दिया, नवंबर भी दे दिया। चलिए जी, और कोई भी केस हो, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है, कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको ऑडिट नहीं करवाना है, जो कंपनी नहीं है, जिसका कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, उसके लिए सिंपल सीधी सादी डेट है 31 जुलाई। तो 3 डेट याद हो गई। सबसे पहले थी, यानी कि सबसे कम टाइम तो हमारे को मिला है, इंडिविजुअल्स को मिला है 31 जुलाई। फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया, किसका? कंपनी का, और ऑडिटिंग कराने वालों का, उनका था 30 सितंबर, और इनका हमने 30 नवंबर कर दिया, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है। तो ये बात हो गई क्लियर।
कभी कभी ऐसा होता है कि रिटर्न डेट बढ़ा दी जाती है। ये ना सोचना कि रिटर्न डेट यही है, सारी ज़िंदगी यही रहेगी। नो, डिपेंड करता है कि सरकार अगर ये सोचती है कि कुछ ऐसा हुआ है कि अभी असेसिस को रिटर्न भरने में परेशानी होगी, ठीक है, तो रिटर्न डेट बढ़ाई जा सकती है। ये देख सकते हो आप, गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है ड्यू डेट इस साल का। अगर मैं इस साल की बात करूं, असेसमेंट ईयर 21-22, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए हमारी जो असेसमेंट की डेट है, सॉरी, जो हमारी रिटर्न की डेट है वो सितंबर तक बढ़ा दी गई है, सितंबर 30 to 2020, जो कि 31 जुलाई वाली जो डेट थी उसको सितंबर कर दिया है, ठीक है। यानी कि जो हम लोगों का इंडिविजुअल का केस था, या जो जिनकी 31 जुलाई थी, ठीक है, उनको बढ़ा के 30 सितंबर कर दिया है। ये क्यों किया है? ये वही कोरोना वायरस के चक्कर में किया है कि क्योंकि इस वजह से लोगों को काफ़ी मेंटल और फिज़िकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है, तो उस वजह से सरकार थोड़ा सा उनको रिलीफ पे कर रही है। तो मेरी बात अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि रिटर्न की डेट जो है वो बढ़ाई भी जा सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।